इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन। बेसिक इंटीग्रेशन, हम इंटीग्रेशन होता क्या है और कैसे हम लोग उसे उन टर्म्स का मतलब क्या होता है फिजिक्स केमिस्ट्री में कैसे यूज करते हैं, जैसे हमने डिफरेंशिएशन के लिए करा कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज होता है, तो इंटीग्रेशन का क्या मतलब है। तो जैसे हम ये कहते हैं कि लेट स्मॉल एफ एक्स इज अ continuous function, f(x) is a continuous function, then there exists a function capital F(x) such that capital F dash x is equal to small f(x). Small f(x). Derivative of capital F dash x is small f(x), and if capital F(x) का derivative small f(x) है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर कैपिटल F(x) में मैं कोई कांस्टेंट c भी अगर ऐड कर दूंगा तो उसका भी जो डेरिवेटिव है वो भी स्मॉल f(x) ही आएगा, क्योंकि डेरिवेटिव कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हम ये कहते हैं कि ये जो फंक्शन आया है f(x) is एंटी डेरिवेटिव और प्रिमिटिव और इंटीग्रल ऑफ स्मॉल f(x). हम ये कहते हैं कि जो कैपिटल F(x) है वो स्मॉल f(x) का एंटी डेरिवेटिव और प्रिमिटिव फंक्शन और इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल f(x) होता है। ठीक, तो कोई भी फंक्शन अगर हमारे पास में है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, तो ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करेगा जिसका डेरिवेटिव ये वाला फंक्शन आ जाएगा। जैसे हमारे पास देयर एग्जिस्ट पहले भी हम यूज कर चुके हैं। देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन f(x) इज एंटी डेरिवेटिव प्रिमिटिव और इंटीग्रल ऑफ f(x). जैसे तो हम ये लिखेंगे, इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल f(x) dx। तो आप ऐसा फंक्शन निकालना चाह रहे हैं जिसका डेरिवेटिव स्मॉल f(x) है, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में, f(x) प्लस c, वेयर c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, where c is constant of integration, where c is constant of integration। ठीक, और इस चीज को हम कहते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, तो हम लोग पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। Integration is, yes, हाँ, integration is reverse process of differentiation। जैसे हमारे पास तो कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन हमें निकालने, जिनके डिफरेंशिएशन हमें पता थे, उन्हीं को रिवर्स कर देंगे। जैसे कि हमें ये पता है कि अगर एक फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन एक्स, हमने इसे डिफरेंशिएट करा तो dy इज इक्वल टू, या dy बाई डी एक्स बाई एक्स के रिस्पेक्ट में करा तो ये आ गया cos x, है ना, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू cos x। तो ये आ गया डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू cos x मल्टीप्लाइड बाई डेरिवेटिव ऑफ x। तो हम ये कहते हैं नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स,
इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन dy cos x dx, आपने इंटीग्रेशन करा तो आपने इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ y इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। तो यहाँ पर ये जो राइट हैंड साइड में आपके पास में इंटीग्रेशन वाला ऑपरेशन, ये वाला ऑपरेशन और ये जो डेरिवेटिव है, ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स ऑपरेटर्स हैं। तो इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन, ये पूरी क्वांटिटी जो डी के ब्रैकेट के अंदर आ रही है, डी और इंटीग्रेशन ये खत्म हुए, यहाँ पर कितना आ जाएगा y, और y के साथ में यदि आप एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी ऐड कर देंगे तो भी डेरिवेटिव इतना ही आएगा, y प्लस सी इज इक्वल टू आपके पास में इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। तो हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया कि इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx इज इक्वल टू y, और y कितना था हमारे पास में sin x प्लस सी। तो देखते हैं कि भाई साइन का डेरिवेटिव cos, तो cos का इंटीग्रेशन साइन का डेरिवेटिव है cos का इंटीग्रेशन कौन हो गया साइन। ऐसा कौन सी फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन cos आता है। तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अगर आपके पास में, क्यों ये एक डेफिनेट फंक्शन नहीं दे रहा, एक डेफिनेट आंसर नहीं दे रहा, क्योंकि कांस्टेंट से ऐसे मेरे पास इनफाइनाइटली मैनी फंक्शंस आ सकते हैं जिनका डेरिवेटिव cos x रहेगा sin x plus c, where c can take any constant value। c को आप 0, 1, 2, 3, हाफ, 0.1, 0.2 कुछ भी रखेंगे तो आपके पास में जो डेरिवेटिव है वो cos ही आएगा। तो इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ये दोनों जो ऑपरेटर्स हैं, इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव, ये अब ब्रैकेट में जो भी कुछ है, अगर आपके पास में इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव ऑफ दिस थिंग है तो आपके पास y प्लस कॉन्स्टेंट है, आपके पास इसका आंसर आ जाना चाहिए। मतलब अगर मैं ये कहता हूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ dx, खाली इतना आ रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ dx, ये आ जाना चाहिए तुम्हारे पास में x प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ dx इज कितना, x प्लस सी। तो आप ऐसे करोगे, y इज इक्वल टू x था तो dy बाई कितना हो गया, dy इज इक्वल टू dx, dy बाई dx। तो कितना आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ dx, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू y प्लस सी, और y कितना था x, तो ये हो गया x प्लस सी आ गया। तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन आपके पास में वन का कितना आ गया आपके पास, 1 dx कितना हो गया आपके पास x। ये आपके पास, या हम लोग इसे कर रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx, 2 एक कांस्टेंट है, 2 dx, x को ब्रैकेट में रखने की वैसी जरूरत नहीं है, 2 dx। तो ये आ गया 2 बाहर निकाल लेता हूं मैं, d ऑफ x 2 dx, ये कितना था अभी 2x प्लस सी। ऐसा कौन से फंक्शन है जिनका डिफरेंशिएशन करने पर ये आपके पास में 2 आ जाए x के रेस्पेक्ट में। तो आप इसे करेंगे 2x प्लस सी है, सी का 0, 2x आ जाएगा, राइट। एक फॉर्मूला y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n प्लस 1 है हमारे पास, n प्लस 1। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो गया n प्लस 1 x की पावर n dx, ठीक है, x की पावर n dx। ये आ गया dy बाई डी एक्स, या dy ओवर n प्लस 1 इज इक्वल टू x की पावर n dx, x की पावर n dx। dy ओवर n प्लस 1, n प्लस 1 को मैं लेके जा सकता हूँ वेन एवर n प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब n नॉट इक्वल टू -1, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करते हैं तो कितना आता है आपके, इंटीग्रेशन ऑफ dy ओवर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx। यहाँ पर पूरा का पूरा, ये तो x की पावर n, x का फंक्शन, फिर dx और इसका इंटीग्रेशन आया। यहाँ पर 1 ओवर n प्लस 1 इंटीग्रेशन ऑफ dy आया, कितना आ गया dy का, y ओवर n प्लस 1 और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा दिया हमने c,
कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा दिया सी, और वाई की वैल्यू रख दी। वाई कितना लेके चले थे हम, एक्स की पावर एन, तो हमारे पास कितना आ गया ये, एक्स की पावर एन प्लस वन ओवर एन प्लस वन प्लस सी। तो एक फॉर्मूला हमारे पास आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन डी एक्स। पावर एक बढ़ जाएगी ऊपर, एक्स की पावर एन प्लस वन, और नीचे जो आपने पावर लगाई है वही डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ये एक हमारे पास में फ्रीक्वेंटली यूज ये फॉर्मूला आपके पास आ गया इंटीग्रेशन का, एक्स रेज टू पावर एन। अगर आ रहा है तो इसे लिख देंगे एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन ओवर एन प्लस वन। ठीक, जैसे यदि हमारे पास ये आया इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स डी एक्स, ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर वन बाई टू डी एक्स, ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ, सॉरी इसका आंसर आ गया, आंसर इसका आ गया इंटीग्रेट होके आ गया एक्स की पावर थ्री बाई टू डिवाइडेड बाई थ्री बाई टू प्लस सी। ये वन बाई टू प्लस वन किया, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर माइनस वन बाई टू डी एक्स, मतलब ये आ रहा है हमें वन अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स डी एक्स। ये आ रहा है, कितना हो गया, इसका आंसर आ गया एक्स की पावर वन बाई टू ओवर वन बाई टू ओवर वन बाई टू प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। ठीक, तो इस तरीके से हमारे पास कुछ जो हमने फॉर्मूले स्टैंडर्ड लिखे थे, इस तरह से कुछ फॉर्मूले लिख देता हूँ मैं। हमारे पास फॉर्मूले आते हैं कि अगर हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ, जैसे आपने भी लिखा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एन प्लस वन ओवर एन प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एन नॉट इक्वल टू माइनस वन। एन अगर माइनस वन है तो आपके पास आ गया इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई एक्स डी एक्स, वन बाई एक्स डी एक्स। तो वन बाई एक्स इसका डेरिवेटिव आता था, लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता था वन बाई एक्स, तो वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो गया, लॉग एक्स एल एन मॉड एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स डी एक्स, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स ही होता था, तो इंटीग्रेशन पे भी इसके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंटीग्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स, अब ये ई ना होकर के ए हो गया, किसी भी बेस के लिए ले रहे हैं, ए की पावर एक्स डी एक्स, ये आ गया ए की पावर एक्स ओवर एल एन ए प्लस सी। ठीक, नेक्स्ट फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स माइनस का कॉस एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स साइन एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स टेन एक्स प्लस सी, टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर है, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस का कॉट एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स, ये हो गया sec x plus c, and integration of cosec x cot x dx is equal to minus का cosec x plus c। यहाँ तक लिख लिए फॉर्मूले, ओके। जितने नोन हमारे पास डिफरेंशिएशन के हमने फॉर्मूले निकाले थे वो सब हमने यहाँ पर लिख दिए। साइन का कॉस था तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन हो गया, कॉस का था माइनस साइन एक्स का आ गया माइनस कॉस एक्स डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स था, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक, अब जैसे
हम लोग चेन रूल करते थे डिफरेंशिएशन में, हमारे पास आ गया कि ये आई प्रॉब्लम कि इंटीग्रेट, जैसे हमारे पास ये आया कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स हमें पता है कितना होता है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स होता है हमारे पास माइनस का कॉस एक्स प्लस सी। बट यदि हमारे पास में आ जाए इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू एक्स डी एक्स आए तो हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ साइन थ्री एक्स प्लस फाइव डी एक्स आ जाए तो हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ साइन फाइव माइनस टू एक्स आ जाए तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, हमें ये देखना है। तो पहले मैं एक इसमें आपको कि रूल लिखा रहा हूँ कि भाई क्या रूल हुआ आपका कि कैपिटल एफ एक्स इज एंटी डेरिवेटिव ऑफ स्मॉल एफ एक्स। इसका मतलब हुआ कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस सी हमारे पास आ रहा है। ठीक है ना? अब हमने क्या करा कि इसमें स्मॉल एफ में जो आर्ग्यूमेंट एक्स है, एक्स की जगह अगर आपके पास आ गया कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स, आपके पास इसका आंसर होगा वन बाई ए। एक्स के साथ जो लीनियर एक्स के साथ में जो आपने ए की मल्टीप्लाई करी उसे डिवाइड कर दीजिए, वन बाई ए एफ ऑफ कैपिटल एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी ही रहेगा प्लस ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक, अगर इसकी हेल्प से हम ऊपर वाला लिखेंगे यहाँ पर तो आ जाएगा माइनस का वन बाई टू कॉस टू एक्स प्लस सी। दूसरे वाले में लिखेंगे तो ए है थ्री, बी है फाइव, तो ये आ जाएगा वन बाई थ्री कॉस ऑफ थ्री एक्स प्लस फाइव विद नेगेटिव साइन प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। यहाँ पर यदि हम करें तो हमारे पास आ रहा है माइनस वन बाई टू, माइनस वन बाई टू एक्स का जो मल्टीपल है, एक ए जो है वो माइनस टू है, तो ये आ गया माइनस वन बाई टू और एक माइनस और आएगा बाहर, तो आपके पास हो गया वन बाई टू कॉस ऑफ फाइव माइनस टू एक्स प्लस का सी। इस तरीके से हमारे पास ये हो जाएगा। मैंने बोला कि यदि स्मॉल एफ एक्स में यहाँ पर x की जगह पर ए एक्स प्लस बी लिखा हुआ है, ए एक्स प्लस बी लिखा हुआ है, तो इस a से आप करेंगे वन बाई ए डिवाइड करेंगे। ये सेम चेन रूल है जैसे अब आपके पास में आप डेरिवेट करते थे e की पावर x को, तो e की पावर x आता था, लेकिन जब e की पावर 2x को करते थे तो e की पावर 2x और 2x का 2 आप बाहर रखते थे, 2 e की पावर 2x, है ना? तो यहाँ पर f ऑफ ए एक्स प्लस बी वन बाई ए प्लस सी। तो इस तरीके से यदि हम कुछ और इंटीग्रेशंस को देखें, अगर यहाँ तक किसी कुछ पूछना है तो मेरे से पूछ सकते हैं, अदरवाइज ये कैसे करना है, जैसे हमारे पास एक मिनट सेगमेंट, ठीक है? जैसे प्रॉब्लम आई है इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर टू एक्स प्लस फाइव डी एक्स। तो e की पावर x का तो e की पावर जो भी लिखा हुआ था टू एक्स प्लस फाइव, ये आ गया ए एक्स प्लस बी। ए कितना है? टू, वन बाई टू टाइम्स दिस प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर, अगर आपके पास में एक प्रॉब्लम आई तो अगर मैं इसे पहले इंटीग्रेट करूं एक्स स्क्वायर की तरह, तो ये बैठेगा टू एक्स माइनस थ्री की पावर थ्री डिवाइडेड बाई थ्री, और एक्स का कोफिशिएंट कितना था यहाँ पर? एक्स को मैंने एक्स प्लस बी से रिप्लेस करा था, जिसमें ए था मेरे पास टू, बी माइनस थ्री था, तो ये हो गया टू, तो वन बाई टू से आपने इसे डिवाइड करा एंड प्लस का सी। ठीक, यस।
माइनस से नहीं करा, साइन का कितना होता है इंटीग्रेशन, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स था ना, वो वहां से था, वहां से था, ठीक है, ओके। तो अब जैसे हमारे पास ये फॉर्मूला था, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इज इक्वल टू ln mod x plus c. Now find the integration of 2x minus 3 dx, integration of 1 over x by 2 plus 1 dx, integration of dx over 5 minus 3x हो गया। तो x की जगह ax प्लस b रखा हुआ है, तो हमारे पास log ऑफ 2x माइनस 3 और a कितना था 1/2 प्लस c। यहाँ पर log ऑफ कोई प्रॉब्लम नहीं है, x प्लस 2 प्लस 1 का मॉड और 1 ओवर 1/2, यहाँ पर a था आपका 1/2, तो 1/a 1 ओवर 1/2 प्लस का c। यहाँ पर log 5 माइनस 3x ये मॉड आ गया और 1 ओवर माइनस का कितना आ गया 3, 1 ओवर माइनस का 3 आपके पास आ गया प्लस का c। इस तरीके से हम, अगर हमें स्मॉल एफ एक्स का एंटी डेरिवेटिव कैपिटल एफ एक्स पता है, तो एफ ऑफ स्मॉल एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी का हो जाएगा 1/a कैपिटल एफ ए एक्स प्लस बी प्लस सी। इसी तरह यदि हमारे पास नेक्स्ट कोई फॉर्मूला, कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्मूले में आप चेंज कर सकते हैं। आपने प्रॉब्लम बनाई इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर 3x प्लस 1 dx। तो सेक स्क्वायर x का होता है 10x, यहाँ पे आ गया 10 ऑफ 3x प्लस 1, और ये जो लीनियर आपने x की जगह ax प्लस b करा था, a इसमें है 3, तो 1/3 टाइम्स दिस प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आपके पास में c आ जाएगा, ठीक। तो ये जिस तरीके से हम कर रहे हैं, जो हमने अभी करा है, अगर ऐसे हो कि इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल एफ एक्स dx is equal to capital Fx plus c। कैपिटल F is primitive function of fx, ठीक है। अब हमें निकालना है इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल एफ ऑफ ax प्लस b dx। तो यहाँ पर हम एक इम्पॉर्टेंट मेथड सीख रहे हैं इंटीग्रेट करने का, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, इसे कहते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक, इसमें क्या है कि आपने कहा कि सर हमें x का पता है, ये जो ax प्लस बी आपने कर दिया इसका हमें नहीं पता, तो जो हमने पहले फॉर्मूला निकाला था उसे डेराइव कर रहे हैं। क्या करा, तो हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, लेट ax प्लस बी इज इक्वल टू, हमने एक वैल्यू रख दी इसकी, ax प्लस बी की हमने रख दी t, लेट ax प्लस बी इज t, ठीक है, ये t रख दिया हमने। तो अब आप क्या करिए, इसे dt बाई डी एक्स निकाल लीजिए, a और b हमारे पास कांस्टेंट है, तो ये आ गया a dx इज इक्वल टू dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू a। तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करा, तो आफ्टर सब्स्टिट्यूशन नाउ सब्स्टिट्यूट करके इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस बी की जगह तो आ गया t, और dx की जगह कितना आ गया dt ओवर a, dt बाई a, ये आ गया dt बाई a। और हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल एफ एक्स डी एक्स कितना आता है कैपिटल एफ एक्स प्लस सी, तो आंसर कितना आ गया इसका 1/a, तो एज इट इज रहा, कैपिटल एफ ऑफ टी प्लस सी आ गया। अरे भाई स्मॉल, यहाँ एक्स था, यहाँ पर ये एक्स और एक्स थे यहाँ पर, तो यहाँ पर आ गया था कैपिटल एफ एक्स प्लस सी, यहाँ पर एफ ऑफ टी प्लस सी आ गया आपका, एफ ऑफ टी प्लस सी, ठीक है। नाउ टी की जगह कितना रख दिया आपने, टी की जगह जो आ रहा था आपने वो पुट कर दिया, टी की जगह स्मॉल टी की जगह आ रहा था ए एक्स प्लस बी, आंसर कितना आ गया 1/a कैपिटल एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी
प्लस सी कर दिया हमारे पास, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, तो जो हमने सीधा पहले रूल लिखा था उसे हम लोग अब बाई सब्स्टिट्यूशन से लेके आए हैं कि यदि हमें साइन एक्स का पता है तो साइन ए एक्स प्लस बी का क्या होगा, कॉस एक्स का पता है तो कॉस ए एक्स प्लस बी का क्या होना चाहिए। तो इसी रूल से यदि हमारे पास ये आ रहा है कि एग्जाम्पल अगर हमने लिया कि इंटीग्रेशन ऑफ 3 - 2x⁻³ ये आपको इंटीग्रेट करना है, तो क्या करेंगे आप इसे, पहले आपने जो ब्रैकेट में एक लीनियर है इसे अगर अगर यहाँ x होता तो आप क्या लिखते हो, 3 - 2x⁴ डिवाइडेड बाई 4, और x का कोफिशिएंट कितना है -½ -1/2 से आप क्या कर दीजिए यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, -1/2 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आप ऐड कर दीजिए। कोई चाहता है नहीं सर हम तो इसे पूरा ओपन करके करेंगे, ओपन करके भी कर सकते हैं, अगर आपको ऐसे ही अच्छा लग रहा है तो क्यूब का फॉर्मूले को ओपन करके आप अलग अलग कर सकते हैं। जैसे कोई अगर ऐसे कर रहा है कि किसी ने ये करा कि इंटीग्रेशन ऑफ 2x+1 का स्क्वायर dx है, तो अगर हम करेंगे इसे तो 2x+1⁵ और 1/2 प्लस सी आ जाएगा। आपने कहा कि नहीं हम तो इसे स्क्वायर कर रहे हैं पहले, तो इंटीग्रेशन ऑफ 4x² + 4x+1 dx, इंटीग्रेशन सब पे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो 4 टाइम्स x² dx प्लस 4 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ x dx, 4 कांस्टेंट है बाहर रख दिया, एंड प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx, ये हमारे पास इसका ओपन करके आ गया, और इंटीग्रेशन को समेशन पर हम जैसे डिफरेंशिएशन में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ऐसे हमने इसे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 4x², अब कितना करा हमने यहाँ पर 4x², तो इसे अब इंटीग्रेट करा कितना आ गया, x² का कितना हो गया 4x³ / 3 प्लस 4x² / 2 प्लस का x और प्लस ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया। ओके, 4x³ / 3, फिर 4 × x² / 2 एंड x, हाँ बोलो कहाँ कह रहे हो आप प्रॉब्लम, 4 × 2x³ / 3, आप मुझे ये सेकंड लास्ट स्टेप में कह रहे हैं, हाँ तो लास्ट स्टेप में 4 एज इट इज रहा, x² का हो गया x³ / 3, 4 एज इट इज रहा 4 और x का x² / 2 हो गया, कांस्टेंट का आपके 1 dx का x आ गया आपके पास प्लस c, इतना आ गया। क्लियर, तो यहाँ से हमने कितना 6, अगर हमने यहाँ पर 1/6 बाहर ले लिया तो कितना आ गया 8x³ प्लस का 12x² प्लस का 6x, है ना, इस कांस्टेंट को तो मैंने ऐसे यहाँ पर ले लिया। ठीक, कितना हो गया 1/6 टाइम्स 8x³ 2x प्लस 1 का क्यूब कर देता हूँ मैं 2x + 1 का क्यूब, तो 8x³ आएगा। 8x³ के बाद में कितना आ जाएगा हमारे पास में, जब 2x + 1 का क्यूब हम ओपन करेंगे, 2x + 1 का क्यूब अगर हम ओपन करें तो 8x³ प्लस का 12x² प्लस का 12x² प्लस का 6x + 1 ये आएगा, है ना, तो 2x + 1 तो 8x³ आ गया, 12x², 6x आ गया, तो -1 कर देंगे तो ये इसका प्लस का c कितना हो गया 1/6 2x + 1⁻³ -1, तो माइनस का 1/6 प्लस c, और ये भी एक कांस्टेंट ही है, इसे आप कोई और कांस्टेंट रख सकते हैं या सी रख दीजिए, तो आपके पास वही आंसर आ गया जो आपके पास पहले आया हुआ था, ये इस फॉर्म में सेम चीज़ आ गई आपके पास में। ठीक है, तो 1/6 2x + 1⁻³ प्लस ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आपने यहाँ पर कर लिया। ठीक, तो ये आपके पास इंडेफिनिट इंटीग्रेशन आ गया, राइट।
दिस। नेक्स्ट लिखते हैं हम, नेक्स्ट टाइप। ठीक है, नेक्स्ट टाइप लिखते हैं कि अगर आपका इंटीग्रेशन इस फॉर्म का, इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई एफ डैश एक्स डी एक्स, और हाँ हाँ, मतलब आज सी प्लस माइनस वन बाई सिक्स था, मैं दोबारा सी लिखता तो आप मुझसे कहते आपने फिर सी लिख दिया। दो कांस्टेंट को मैं ऐड कर रहा हूं तो या सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो कांस्टेंट ही आएगा, तो उसे डी लिख दिया। इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स ओवर एफ एक्स, इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है हमारे पास में। एफ एक्स है ना, एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई एफ डैश एक्स डी एक्स और एफ डैश एक्स डी एक्स। हाँ, ये हमारे पास एक, ठीक है। तो हमने क्या करा, इसमें एक फंक्शन है उसका डेरिवेटिव है, नीचे एक फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ऊपर है। तो हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट करा, लेट x इज इक्वल टू हमारे पास में t लेट कर लिया। fx को कितना लेट कर लिया, t। जब हम वेरिएबल ही चेंज कर रहे हैं, x की जगह t लेके आ रहे हैं, fx को हमने t लेट कर लिया, तो f डैश x dx इसे डिफरेंशिएट करिए इज इक्वल टू dt आ गया। तो पहले वाले में जब सब्स्टिट्यूशन करा तो एफ एक्स की जगह टी आ गया और एफ डैश एक्स डी एक्स की वैल्यू डी टी है, टी डी टी बन गया। और दूसरे वाले में अगर यही सब्स्टिट्यूशन करा तो मेरे पास में वन बाई टी डी टी आ गया है। ठीक है, ये आ गया हमारे पास में वन बाई टी डी टी हो गया। ठीक, तो पहले वाले को करा टी डी टी, टी डी टी का क्या आ गया इंटीग्रेशन हमारे पास, टी डी टी हो गया टी स्क्वायर बाई टू प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और टी कितना था, एफ स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस सी, ये आ गया। दूसरे वाले को करें तो वन बाई टी का कितना आया, एल एन मॉड टी प्लस सी, एल एन मॉड टी प्लस सी और एल एन मॉड ऑफ एफ एक्स प्लस सी, ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपनी प्रॉब्लम्स को कर सकते हैं। ठीक, इतना लिख लीजिए। इसकी हेल्प से हम पहले एक फॉर्मूला निकाल के लाते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx एंड इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx, जैसे बोलिए टी डी टी कहां से आया था, टी डी टी एफ एक्स को कितना रखा आपने यहां पर टी, और एफ डैश एक्स डी एक्स की वैल्यू कितनी आई, एफ डैश एक्स डी टी आ गई। ठीक, क्या बन गया, एफ एक्स की जगह टी, इसकी जगह डी टी, टी डी टी आ गया। ये यहां से सब्स्टिट्यूट कर दिया मैंने इसे। ओके, ये वाली चीज यहां से ले आए। ठीक, एफ डैश एक्स डी एक्स की जगह डी टी और एफ एक्स की जगह आ गया हमारे पास टी। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन है, एक फंक्शन उसका डेरिवेटिव साथ में रखा हुआ है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 10 का हुआ हमारे पास में साइन एक्स ओवर कॉस एक्स डीएक्स। बिल्कुल ठीक, तो तुमने कहा कि सर कॉस एक्स का जो डेरिवेटिव है तो साइन एक्स माइनस का साइन एक्स डीएक्स इज इक्वल टू डी टी। भाई कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, तो डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, इतना आ गया। तो ये साइन एक्स डीएक्स की वैल्यू कितनी आ गई, साइन एक्स डीएक्स की वैल्यू आ गई माइनस डी टी, और कॉस एक्स ने कितना रख दिया टी, कितना हो गया माइनस एल एन मॉड टी प्लस सी, कितना आ गया माइनस एल एन मॉड कॉस एक्स प्लस सी, या फिर आपने लिख दिया एल एन मॉड सेक एक्स प्लस सी, ये इसका इंटीग्रेशन आ गया। ये हो गया इंटीग्रेशन, इसका आंसर आ गया माइनस एल एन मॉड कॉस एक्स प्लस सी। इसे माइनस वन पावर इधर ले गए ऊपर कॉस के, तो ये हो गया सेक ऑफ एक्स का मॉड प्लस सी।
ये इसका फॉर्मूला आ गया, याद होना चाहिए हमें फॉर्मूला। तो इंटीग्रेशन ऑफ 10x, ये ln sec x आ गया। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ cot x, इंटीग्रेशन ऑफ cot x, इंटीग्रेशन ऑफ cos x ओवर sin x dx, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर, सब्स्टिट्यूट sin x इज इक्वल टू t cos x dx इज इक्वल टू dt, cos x dx इज इक्वल टू dt, यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दिया। cos x dx की जगह dt आ गया न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में t, आंसर इज ln mod t और mod t प्लस c, और ये हो गया ln mod t, t कितना तो sin x, ln mod sin x प्लस c, तो यहां आ गया, इसका आंसर हो गया ln mod sin x प्लस ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये दो फॉर्मूले हमने और स्टैंडर्ड फॉर्मूले की तरह जनरेट कर दिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट एक एग्जांपल लिखते हैं इंटीग्रेशन में, एक मिनट कर रहा हूँ। हाँ बोलिए। क्या माइनस ln x को हम ln 1/x लिख सकते हैं? ln x की पावर -1 कर देंगे और ln 1/x कर सकते हैं? नहीं कर सकते, तो ऐसे ही करा है मैंने बिल्कुल वहां पर। नेक्स्ट इज sin x cos x dx, हमें इसे करना है इंटीग्रेट। आपने कहा था थोड़ा सा ऊपर करने के लिए, मैं इसे कुछ टाइम के लिए, यस ओके। sin x cos x dx, इस प्रॉब्लम को हमने किया तो आपने sin x को t लेट करा और cos x dx को dt कर लिया, प्रॉब्लम बन गई t dt, इंटीग्रेशन हो गया t स्क्वायर बाई 2 प्लस c, और t कितना था साइन स्क्वायर x बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कुछ स्टूडेंट्स ने इसमें sin x को t ना लेट करके उनके दिमाग में रीड करा कि हम cos x को t लेट कर लेते हैं, क्योंकि माइनस sin x dx इज dt हो जाता है। सब्स्टिट्यूशन करा तो cos x की जगह t आ गया, तो t dt विद नेगेटिव साइन आ गया, और इसका आंसर बन गया माइनस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, दिस इज इक्वल टू माइनस का cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस सी। कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने इसे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा प्रॉब्लम को और उसे बना दिया 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx, साइन 2x dx। अभी थोड़ी देर पहले हमने करा था, अगर साइन 2x हमारे पास आ रहा है तो उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का cos 2x डिवाइड बाई 2, और एक पहले से 2 था 4 प्लस c। तो एक ही प्रॉब्लम है हमारे पास में, ये प्रॉब्लम थी, इसका एक आंसर हमारे पास आया ये वाला, एक फॉर्म आई ये वाली, और एक फॉर्म आई हमारे पास में ये वाली। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में हमारे आंसर्स की फॉर्म एक आंसर से दूसरे आंसर की फॉर्म डिफर कर सकती है, डिपेंड करता है आपने किस सब्स्टिट्यूशन से किया और मैंने किस सब्स्टिट्यूशन से उस प्रॉब्लम को की है। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन अगर डिफरेंट है तो आंसर्स की फॉर्म जो है वो डिफरेंट हो सकती है हमारे पास में। ओके, तो अब क्या किया, देखिए कांस्टेंट से एक आंसर दूसरे आंसर से डिफर कर रहा है। अगर मैं cos 2x को यहां पर, अगर यहां पर मैं इस cos 2x को अपने फॉर्मूले से चेंज करता हूं, मैंने इस cos 2x को कर दिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स लिखा तो ये वाली टर्म आ जाएगा इस टाइप का, प्लस एक कांस्टेंट। इसे अगर मैंने 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिखा तो इस टाइप से आ जाएगा। तो ये सारे एक दूसरे से में इंटरचेंज हो जाएंगे, खाली कांस्टेंट का डिफरेंस आएगा।
तो कांस्टेंट के अंतर पर ये लोग आपस में डिफर कर सकते हैं, तो एक के आंसर और दूसरे का आंसर डिफरेंट हो सकता है, लेकिन इन सबका डेरिवेटिव वही आएगा जो हम लेके चले थे, इंटीग्रेशन कितना साइन एक्स कॉस एक्स आएगा सबका डेरिवेटिव। तो इंडेफिनिट में आंसर्स की फॉर्म डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, तो जैसे हमारे पास ये आया एक, नेक्स्ट प्रॉब्लम एक कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमने लिखी, e की पावर साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाई कॉस एक्स dx, ये हमारे पास कोई फंक्शन है। तो अब ये तो तुमने कहा सर सीधा सीधा तो कुछ आ नहीं रहा है इसमें, कुछ समझ में आ जाए इसके लिए हम क्या करें। हमने कहा कि साइन एक्स को यदि हम t लेट कर लें तो cos x dx इज इक्वल टू dt आ जाता है। आपने ये सब्स्टिट्यूशन कराया, आपने ये सब्स्टिट्यूशन लिखा, तो cos x dx की जगह आ गया dt, तो e की पावर t dt हमारे पास ये आ गया। तो इसका इंटीग्रेशन होता है e की पावर t प्लस सी, और e की पावर t कितना आ गया, e की पावर साइन एक्स प्लस सी, e की पावर साइन एक्स प्लस सी हमारा ये इंटीग्रेशन हो गया इसका, राइट। ओके, नेक्स्ट एक और हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं इसके। नेक्स्ट एक तरीका है, नेक्स्ट रूल जिसे हम कहते हैं इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल, तो उसे हम बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो खाली फॉर्मूला देखेंगे, उसे कहते हैं इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो ये हो जाता है प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन। इसमें क्या है कि देयर आर टू फंक्शंस ux एंड vx dx, दो फंक्शंस हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन ux vx dx आ रहा है हमारे पास में। तो हम एक फंक्शन को फर्स्ट लेट करते हैं, एक फंक्शन को सेकंड लेट करते हैं, और हम कहते हैं कि फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ऐसे ही पढ़ते हैं जैसे मैं पढ़ रहा हूं, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहां नहीं लगेगा, इस पूरे का इंटीग्रेशन प्लस कांस्टेंट, दिस इज द फॉर्मूला। तो ये होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन का ये है हमारे पास में इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल। अगर दो फंक्शंस हमारे पास में हैं, उनका इंटीग्रेशन करना है, दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, तो हम करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। दोबारा से मैं फॉर्मूला आपने लिखा है, मैं बता रहा हूं कैसे करना है। एक फंक्शन को फर्स्ट लेट करेंगे, एक को सेकंड लेट करेंगे। कैसे फर्स्ट और सेकंड को लेट करना है वो भी आएगा। फॉर्मूला है फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx प्लस सी, ये फॉर्मूला हुआ। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ x e की पावर x आया, x e की पावर x, मैंने इसे x फर्स्ट मान लिया, इसे सेकंड माना। फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, e की पावर x का यही रहा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, कांस्टेंट बाद में लगाना है एक बार, इंटीग्रेशन ऑफ x का डेरिवेटिव 1, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, इसका एक बार और इंटीग्रेशन करना है और फिर एक लगा देना है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कितना आ गया, x e की पावर x माइनस e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x प्लस c, ये आ गया e की पावर x। तो सिंप्लीफाई करना है बस, x माइनस वन प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। इस तरीके से हम एक क्या कर रहे हैं, बाई पार्ट्स कर रहे हैं। जैसे ये आया इंटीग्रेशन ऑफ x e की पावर, सर काफी यस कम सर। हो गई। सर डिफरेंट हो गई थोड़ी सी। अब बहुत ज्यादा कम आ रही है।
ये सर आप तो काफी कम हो गई। सर आपकी वॉइस बिल्कुल नहीं आ रही है अब। सर ओके सर। सर सर इसमें आपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स 2 बार लगाया ना? ओके सर।
Excuse me, sir. Sir, in the first statement, after minus integration 2x plus 1 x 3x upon 9 नहीं आना चाहिए. फर्स्ट लाइन में सर e3x अपॉन 3dx लिखा है ना लास्ट में, वहाँ e3x अपॉन 9 नहीं आना चाहिए. मतलब इंटीग्रेशन करेंगे हम e3x by 3 का, तो e3x बन. अच्छा अच्छा, ओके ओके सर. सर सर मैं लास्ट एग्जांपल में e2x by 2 का इंटीग्रेशन दोबारा करके e2x by 4 कर रहा था, इसलिए कह रहा था मैं. यस, देख लिया आप लोगों ने, कैलकुलेशन ठीक है? आप लोगों ने ये कैलकुलेशन अपने आप कर ली? ठीक है ना? ओके, ठीक है. तो दिस इज इंट्रोडक्शन ऑफ बाई पार्ट्स. आपको लिखना ही पड़ता है कि भाई आप बाई पार्ट्स से कर रहे हैं. जैसे इंटीग्रेशन ऑफ ln x dx आया हमारे पास में. ln x dx हमारे पास जो आया है, इसमें हमने क्या करा कि हमें पता था कि ln x का जो डेरिवेटिव है y डैश वो 1/x आता है, तो 1/x का इंटीग्रेशन ln x हो जाता है. लेकिन हमें करना है ln x का इंटीग्रेशन क्या आता है. अब ln x हमें देखना पड़ेगा किस फंक्शन का डेरिवेटिव ln x आता है. इस फंक्शन को सॉल्व करने के लिए हमने बाई पार्ट्स की हेल्प ली और इसका सेकंड फंक्शन 1 मान लिया. लेट सेकंड फंक्शन 1 है, इसे फर्स्ट लेट करा, इसे सेकंड लेट करा, और हमने क्या करा, बाई पार्ट्स लगाया. ln x एज इट इज मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले का डेरिवेटिव दूसरे का इंटीग्रेशन dx. कितना हो गया? x ln x माइनस x प्लस c x times ln x minus 1 plus c. This is again one of the known integrants ln x. ln x का आ गया x ln x minus 1 plus a constant of integration. Okay. सेकेंड फंक्शन को क्या माना हमने? 1. तो कभी कभी क्या होता है हमारे पास में कि फर्स्ट सेकंड किसे मानना है उसे फेलिसिटेट करने के लिए एक टर्म लिखते हैं आइलेट. आइलेट I stands for इनवर्स फंक्शन. अभी हम लोगों ने पढ़े नहीं है. L for logarithmic function. A is for algebraic function. T for trigonometric function. And E for exponential function. तो अगर जैसे हमने पहले लिया था x e की पावर x, तो अगर यहां पर देखें तो x फॉल्स इन एल्जेब्रिक. तो पहले आ गया एल्जेब्रिक, इसे फर्स्ट ले लिया. एक्सपोनेंशियल लास्ट में, इसे हमने सेकंड फंक्शन ले लिया. यदि मेरे पास एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि तो इस तरीके से अगर हम करेंगे तो हमें प्रॉब्लम करने में आसानी रहेगी. एक्सपोनेंशियल का कंपैरेटिवली आसान होता है इंटीग्रेशन, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक, देन अलजेब्रिक, देन लॉगरिथमिक, फिर इनवर्स का होता है, वो थोड़े से कम्बरसम है सॉल्व करने. डिफरेंशिएशन हम सबका कर पाते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन के साथ में कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं कि हम लोगों के पास में कितने कॉम्प्लिकेशन में वो या कितनी सिंपली वो इंटीग्रेशन हो सकता है. जैसे
एक प्रॉब्लम इसमें कर रहे हैं, लास्ट प्रॉब्लम इसमें करते हैं। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन है, आई बोला मैंने इसे, नाम इसका ई की पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स। सपोज इसे मुझे सॉल्व करना है। अब ई की पावर एक्स एक्सपोनेंशियल है, साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक है, इसे फर्स्ट लिया, इसे मैंने सेकंड लिया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स किया, तो क्या हुआ, साइन एक्स एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ई की पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स। यहां दोबारा करा, इसे फर्स्ट माना, इसे सेकंड लिया, कितना आया, ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस माइनस, हाँ, ई की पावर एक्स कॉस एक्स एज इट इज था, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर एक्स, तो ई की पावर एक्स कॉस एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स। कितना हो गया ये हमारे पास, दोबारा से हमें जो इंटीग्रेशन लास्ट में नजर आ रहा है वो आई के बराबर ही नजर आ रहा है। मैं दोबारा दिखाता हूं इसे आपके पास में, ये आ गया ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस ई की पावर एक्स कॉस एक्स। ये वाला माइनस माइनस जो राइट हैंड साइड पे दो माइनस है प्लस हो जाएंगे, एक माइनस बाहर है, तो ये हो गया माइनस टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स। अरे ये तो वही चीज आ गई जो हम लेके चले थे, ये तो वही है जो हम लेके चले थे, इसका नाम कितना है, आई। तो ये कितना हो गया, ई रेज टू पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और साथ में आगे मेरे पास माइनस का आई, इधर है आई, आई माइनस आई, तो आई इज इक्वल टू हो गया ई रेज टू पावर एक्स डिवाइड बाई टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स एंड ए प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये हमारे पास इस प्रॉब्लम को हमने बाई पार्ट्स सॉल्व कर दिया, इसे करके देख सकते हैं। तो ये अपने बाई पार्ट्स में एक लास्ट एग्जांपल करा। यस बोलिए। फर्दर प्रोसीड करने में कोई जरूरत नहीं थी ना, ई की पावर एक्स माइनस एक्स ही आ गया आपके पास में, तो हर बार यही रिपीट हो जाएगा फिर आपके पास ना। जब ये सवाल ही बन गया विद नेगेटिव साइन, तो इधर ले गए टू आई आ गया, आई से डिवाइड कर दिया, तो आपके पास में आई की ही वैल्यू निकालनी थी, तो ये आपके इंटीग्रेशन सॉल्व हो गए। हाँ बोलो, एक मिनट। नहीं, डिवीजन का कोई रूल नहीं होता। ये दो फंक्शन जैसे आपका एफ एक्स ओवर जी एक्स है, तो एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई वन बाई जी एक्स लेके चलोगे। वन तो हर एक में ही लगा होता है, ln x dx था, तो इसे सॉल्व करने के लिए हमारे पास कोई स्टैंडर्ड वैल्यू फंक्शन नहीं था, तो हमने इसमें सेकंड फंक्शन वन लेकर के हमने इसका जो मेथड करा और उसे बाई पार्ट्स कर दिया। आंसर कहाँ है इसका, इसका तो आपने जब आपने पहला, यस, तो इसमें आपने फर्स्ट फंक्शन ln x को लिया, तो ln x एज इट इज, एक्स का इंटीग्रेशन कितना आ गया, वन का इंटीग्रेशन कितना आ गया, एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, तो माइनस वन बाई एक्स, फिर पहले का डेरिवेटिव एक्स डी एक्स, ऐसे किया। ओके, तो इसी में आप ये कर सकते हैं कि अब आप निकाल सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर एक्स कॉस एक्स डी एक्स, ये आ जाएगा ई रेज टू पावर एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी आ जाना चाहिए। आप इसे चेक कर सकते हैं खुद ही निकाल करके कि ये इंटीग्रेशन हमारे पास कितना आ रहा है, राइट। नाउ अब आते हैं हम अपने पास, दोबारा बोलेगा नहीं, उसमें बाई टू आएगा, बिल्कुल आएगा बाई टू, बिल्कुल बाई टू आएगा, बाई टू आएगा।
e की पावर x बाई 2 आएगा। थैंक यू। ठीक, ओके। हाँ, ठीक है। Next is introduction to definite integration। डेफिनेट, अभी तक हम पढ़ रहे थे इनडेफिनेट, एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ रहा था, आंसर्स में डिफर, देयर कैन बी इनफाइनाइटली मेनी फंक्शंस जिनका डेरिवेटिव स्मॉल एफ एक्स आता था, वो सब कैपिटल एफ एक्स प्लस सी हो जाते थे। अब एक डेफिनेट इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन कर रहे हैं विद इन लिमिट्स। तो यदि हमारे पास एक से एफ एक्स इज continuous in say a to b and capital Fx is primitive of small fx, then integration of small fx dx from a to b is equal to fb minus fa, fb minus fb। ये जो a है, a is called lower limit, b is upper limit, किसकी लिमिट्स हैं? x की लिमिट है। यहाँ पर जो x है वो a से b तक जा रहा है, स्मॉल एफ एक्स। तो जब आपने इसे इंटीग्रेट करा तो उसमें आप अब क्या करेंगे, जो कैपिटल एफ आया था उसमें एक बार आपने अपर लिमिट पुट करी माइनस लोअर लिमिट, तो आपके पास ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का आंसर आ जाएगा। डेफिनेट इंटीग्रेशन आप किसी भी फॉर्म में आप इंटीग्रेट करके लाएं, आफ्टर पुटिंग द लिमिट्स आंसर आपके पास में कैसे होंगे? सेम आ जाएंगे। तो आंसर इसके सबके एक से आएंगे, अगर सबके सही है तो सबका एक ही आंसर आएगा, वो किसी भी तरीके से करें। ठीक है, तो आंसर की फॉर्म्स में डिफरेंस हो सकता है, बट लिमिट पुट करने के बाद में वो एक ही आंसर आएगा, इसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं होता। इसकी मैं एक प्रॉपर्टी लिखवा रहा हूं आपको के पास में कि नंबर एक, अगर हम लिमिट्स को इंटरचेंज कर दें, a टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस टाइम्स b टू a एफ एक्स डी एक्स। भाई ए टू बी एफ एक्स डी एक्स को आपने कहा था एफ ऑफ बी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लिमिट्स को आपने इंटरचेंज कर दिया तो यहां आ जाएगा आपके पास ये वाली साइड कितनी आएगी, माइनस टाइम्स कैपिटल एफ ए माइनस कैपिटल एफ बी। अब माइनस अंदर ले आओगे तो दोबारा से एफ बी माइनस एफ ए आ गया। अगर आप लोअर लिमिट और अपर लिमिट को इंटरचेंज कर दोगे तो डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू पर माइनस का फर्क पड़ जाएगा। एक और प्रॉपर्टी मैं लिखवा रहा हूं इसमें, अगर आपके पास में लिमिट्स अनचेंज्ड हैं, फंक्शन सेम है, तो अगर मैं यहां पर वेरिएबल के खाली नाम चेंज कर दूं, ए से बी एफ एक्स डी एक्स है, आपने एफ टी डी टी कर दिया, किसी और ने ए से बी एफ यू डी यू कर दिया, किसी ने ए से बी एफ वाई डी वाई कर दिया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप इसमें वेरिएबल्स का नाम अगर आप कुछ भी लिख देते हैं, वेरिएबल को कुछ भी ले लेते हैं, अगर फंक्शन सेम है, लिमिट सेम है, तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब कि यदि कोई ये कहता है कि 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स डी एक्स निकालना है, 0 से पाई बाई 2 साइन टी डी टी निकालना है, तो कहोगे आपकी ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर x 0 से पाई बाई 2 लाई कर रहा था, यहाँ पर t 0 से पाई बाई 2 लाई कर रहा है। अगर आपको किसी और चीज का नाम देना है तो 0 से पाई बाई 2 ये आ जाएगा आपके पास में से साइन डी यू, साइन यू डी यू आ गया, यहाँ पर u 0 से पाई बाई 2 लाई कर रहा है। तो फिलहाल मैंने ये दो प्रॉपर्टी आपके पास में लिखवाई है, मैं अब एक्सप्लेन कर रहा हूँ आगे कि भाई डेफिनेट इंटीग्रेशन होता क्या है। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन हमारे पास होता क्या है, इसकी ये डेफिनेट इंटीग्रेशन आता क्या है। ठीक है, अभी कुछ लोग तो एज यूजुअल जैसे अपनी क्लास है वो बीच में लीव कर चुके हैं, तो जो बाकी कर रहे हैं तो कोशिश करें क्लास को लीव ना करें,
तो ये जो डेफिनेट इंटीग्रेशन का मीनिंग है वो मैं समझा रहा हूँ, तो जितनी देर चल रही है क्लास तो उसे बैठें क्लास में, राइट। आगे देखते हैं इसमें हमारे पास, ओके ये आ गया। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन हमें देता क्या है कि हम ये देखते हैं कि a to b fx dx gives algebraic sum of the areas bounded by y is equal to fx with x-axis in between the ordinates x is equal to a and x is equal to b। मैंने लिखवाया a to b fx dx gives us algebraic sum of the areas bounded by the curve y is equal to fx। चार चीजें इन्वॉल्व हैं, y is equal to fx with x axis in between the lines x is equal to a and x is equal to b। ये इसका मीनिंग हुआ। क्या आता है इसमें देखिए, जैसे अलजेब्रिक सम का मीनिंग बताऊंगा और आपके पास के जैसे ये आया कि 1 से 3 x dx निकालना है, 1 से 3 x dx। तो 1 से 3 x dx मैंने y इक्वल टू x की लाइन ड्रॉ करी, ये fx है, y इक्वल टू x, ये 1 है और ये 3 है। 1 पर आपने ये पॉइंट आया 1,1, 3 पर ये पॉइंट आया आपके पास में 3,3, ठीक है। 1 से 3 तक इस ट्रेपेजियम का एरिया देगा, तो इस ट्रेपेजियम का एरिया आ गया हाफ पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस 2 एंड आपके पास आ गया 1 + 3, तो कितना आ गया ये 4 स्क्वायर यूनिट आपके पास में इसका आंसर आ जाना चाहिए, 4 एरिया आ जाना चाहिए। डेफिनेट इंटीग्रेशन के आंसर में हम स्क्वायर यूनिट नहीं लगाते हैं ना, क्योंकि एरिया नहीं, एरिया का अलजेब्रिक सम देता है, अलजेब्रिक का मीनिंग आएगा अभी, है ना। तो ये एरिया दिया, हमने क्या करा यहाँ पर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन, हमने क्या करा कि एक ये फंक्शन था, एक बहुत 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 नैरो आपके पास विड्थ की स्ट्रिप ले ली है हमने, हाँ, इसकी जो विड्थ है वो dx विड्थ है। तो ये जो हाइट है ये एक रेक्टेंगल टाइप से बन जाएगी, जब ये बहुत ही छोटी है तो ये एक मेरे पास रेक्टेंगुलर स्ट्रिप आ जाएगी, तो जिसकी हाइट हमारे पास में जो भी यहाँ पर x होगा, जो यहाँ पर x है इसकी विड्थ dx है, x पर जो हाइट आई वो fx आ गई। तो इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप की जो एरिया आया, उसका एरिया जो आया रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का वो आ गया fx मल्टीप्लाइड बाई dx। यहाँ पर fx फॉर दिस पर्टिकुलर फिगर fx मेरे पास पॉजिटिव ही है, तो fx आ गया मल्टीप्लाइड बाई dx, ये एक पर्टिकुलर रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया आ गया। ऐसे ऐसे सारी पर्टिकुलर जो आपकी ये नैरो स्ट्रिप्स हैं, इन सबको हमने ऐड करा, समेशन करा, इंटीग्रेट कर दिया, इन सबको इंटीग्रेट करा, जोड़ा, इन सबको कहां से कहां तक जोड़ा, a से b तक। अगर ये a है और ये b है अगर, तो a से b तक हमने यहां पर जोड़ा, तो एक्चुअली हमें क्या मिल गया, हमारे पास मिल गया ये एरिया। इससे फंक्शन से बाउंडेड ये एरिया हमारे पास में मिल जाएगा पूरा, ठीक है। तो ये एक तरीके से हमने बताया कि किस तरीके से ये हमें एरिया दे रहा है। अगर fx, अगर मैं इस साइड में आता हूं तो fx, अगर आप x को नेगेटिव साइड में जाएंगे, आप y एक्सिस के लेफ्ट में आएंगे, तो यहाँ पर जो फंक्शनल वैल्यूज हैं वो नेगेटिव मिल रही हैं, तो dx तो पॉजिटिव रहेगा बट fx यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो x मल्टीप्लाइड बाई जो dx, fx मल्टीप्लाइड बाई dx इस एरिया के लिए बिलो वेयर x इज नेगेटिव, वहां पर आपको नेगेटिव मिलने लगेंगे। तो पहले तो मैंने यहाँ पर दिखाया 1 से 3 x dx है, कैसे करना है आपको इसे सॉल्व। x को आप इंटीग्रेट करेंगे, x स्क्वायर बाई 2 आ गया, फिर आप ऐसे लिखेंगे और लोअर लिमिट कितनी है 1, अपर लिमिट कितनी है 3, ऐसे लिख देंगे। अब आपको पुट करना है 1/2 तो बाहर ही निकाल दिया, अपर लिमिट पुट करा एफ बी 3 स्क्वायर
लोअर लिमिट पुट करी 1 स्क्वायर, 9 माइनस 1 कितना हो गया 8, 8/4 कितना आ गया 8/2 कितना आ गया 4। इसने हमें ये आंसर दिया। अभी जैसे यही प्रॉब्लम अगर आती है हमारे पास कुछ ऐसे कि फाइंड द सेम सेम फंक्शन है और ये -1 से 1 x dx आ जाता, -1 से 1 x dx। तो ये -1 से 1 x dx का मतलब ये हुआ एल्जेब्राइक सम, ये है -1, ये है +1, ये हो गया 1,1, ये हो गया -1, -1। अब हमसे कह रहा है आप बताइए एल्जेब्रिक सम ऑफ द एरिया इस रीजन का, कि भाई ये वाला जो एरिया आया है और ये आया है, यहां पर एफ सारे निगेटिव आएंगे, तो एल्जेब्रिक का मतलब है कि आपको विद साइन कंसीडर करना है। तो ये वाला जो आएगा ये आएगा विद नेगेटिव साइन, और ये उतना ही आएगा जितना ये एरिया। आंसर कितना आ जाएगा इसका 0। ठीक है, तो आपने इसे निकाल के देखा कि क्या सही बोल रहा है, ये जो मशीन आपने बनाई है क्या ये सही बता रही है, देखते हैं इसे सही बता रही है क्या। तो कितना आ गया x²/2 -1 से 1, 1/2 आपने कर दिया बाहर, 1 का स्क्वायर माइनस -1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। तो एल्जेब्रिक सम का मतलब हुआ कि ए से बी के बीच में फंक्शन का या ग्राफ का वो पोर्शन जो अबव एक्स एक्सिस है उसका एरिया लेगा पॉजिटिव साइन के साथ, जो एरिया है बिलो एक्स एक्सिस उसे लेगा विद नेगेटिव साइन के साथ, और हमें दोनों को ऐड करके दे देगा। डेफिनेट इंटीग्रेशन का आंसर पॉजिटिव भी आ सकता है यदि ऊपर वाला ज्यादा है, नेगेटिव भी आ सकता है यदि बिलो एक्स एक्सिस वाला ज्यादा है, 0 भी आ सकता है यदि दोनों के आंसर दोनों मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, तो आंसर आपके पास में 0 भी आ सकता है। डेफिनेट इंटीग्रेशन हमें एरिया दे सकता है यदि ए से बी के बीच में कर्व पूरी तरीके से लाई करे अबव एक्स एक्सिस, या पूरी तरह से बिलो एक्स एक्सिस लाई करे, उसमें खाली मॉड लगाना पड़ जाएगा। जैसे 0 से π/2 sin x dx है, निकालिए इसका आंसर कितना है। फिर निकालिए 0 से पाई sin x dx कितना है, फिर निकालिए 0 से 3π/2 sin x dx कितना है, और लास्ट में आप निकालिए 0 to 2π sin x dx आपको कितना आंसर दे रहा है। ठीक है, हम इसे ग्राफिकली देखते हैं। आपको निकालना है सबको, लिमिट पुट करिए और निकालिए, जब पूछूंगा तब बोलना है। दिस इज 0, π/2, पाई 3π/2 एंड दिस इज हमारे पास आ गया ये 2π। ओके, 0 से π/2। फिर आया हमारे पास में π/2 से 0 से पाई, और एक बार हमारे पास में ये आ गया, और नेक्स्ट हमारे पास ये आ गया कुछ। ठीक है, तो फर्स्ट वाले का आंसर आया हमारे पास 0 से π/2 sin x dx कितना 1, 0 से पाई में कितना हो गया 2, दोबारा से यहां पर पाई से 3π/2, भाई ये आया +1, ये आया +1, ये आया +1, ये आया इधर का -1, तो ये कितना आ जाएगा दोबारा 0 से 3π/2 दोबारा कितना हो गया 1, और 0 से 2π में कितना आ गया 0। जितना ये ऊपर का था पूरा +2, नीचे का था -2, दोनों को ऐड करा तो आपके पास कितना आ गया, ये हमारे पास 0 आ गया। तो हमें क्या देता है, एल्जेब्रिक सम ऑफ द एरिया बाउंडेड बाय द फंक्शन विद एक्स एक्सिस इन बिटवीन y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू a एंड x इज इक्वल टू p। ये मतलब हुआ हमारे पास में डेफिनेट इंटीग्रेशन का। यस बोलिए। नहीं, ऐसे ही करना है जैसे आप करते आए, ये तो मैं समझा रहा हूं आपको कैसे करना है।
अगर आपके पास बहुत आसान है, जैसे साइन एक्स है, कॉस एक्स है, इस तरफ के आ रहे हैं, तो आपको पता ही होता है कि 0 से π/2 में उसका 1 आ जाएगा साइन एक्स का। फिर सिमेट्रिक है, π/2 से पाई में फिर 1 आ जाएगा, तो आप इस तरह से कर सकते हैं इसे। ठीक है, करना तो वैसे ही है, मीनिंग समझना है एल्जेब्रिक का मतलब क्या है। कि जब भी हमने छोटी स्ट्रिप ली है नीचे, जब हम यहाँ पर लेते हैं, तो इस स्ट्रिप का जो dx है, dx तो पॉजिटिव ही रहा, इस स्ट्रिप का dx तो पॉजिटिव ही रहा, बट जो fx की वैल्यू आएगी यहाँ पर वो नेगेटिव आ जाएगी। तो fx मल्टीप्लाइड बाई dx, इसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, तो इसलिए कह रहा है मॉड नहीं लगा रहा है ना। तो सेम वैल्यू से हम लोग एरिया निकाल सकते हैं, बट हमें क्या लगाना पड़ेगा इसके ऊपर, मॉड, और इस चीज को हमें जो निगेटिव वाला है उसका पोर्शन को भी पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। अगर मैं ये जो आपसे कोई पूछे कि इसमें एरिया कितना है, आपने कोई पेंट करा है यहाँ पर, आपके पास कोई इस शेप में कोई आपके पास में पेपर है और आपको उसका एरिया निकालना है, तो आप ये थोड़ी ना कहेंगे कि भाई सर हमने एरिया निकाला और एरिया 0 आ गया इसका। आप कहोगे सर जो भी एरिया है यहाँ पर ये +2 आया और इसका हम मॉड ले लेंगे, तो ये जो भी आपके पास 4 स्क्वायर यूनिट हमारे पास में एरिया है जो इस फिगर का बन रहा है, विथ एक्स एक्सेस इन बिटवीन 0 से 2π। बट एल्जेब्रिक सम, डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या देता है, एल्जेब्रिक सम एक मशीन है, एक सॉफ्टवेयर है आपके पास, जो पोर्शन ग्राफ का अबव एक्स एक्सिस लाई करेगा इन बिटवीन ए से बी, उसे विद पॉजिटिव साइन लेगा। जो पोर्शन ए से बी के बीच में लाई करेगा बिलो एक्स एक्सिस, उसे विद नेगेटिव साइन के साथ, आपको दोनों को बैलेंस करके दे देगा। जो ज्यादा उसकी ही साइन का आंसर आपके पास आ जाएगा, दोनों बराबर तो आपके पास आंसर 0 आ जाएगा। क्या क्लियर हो गया है? ठीक है, तो आपको अपने बेसिक मैथ्स में जो बेसिक कैलकुलस है उसमें आप ये सारी चीजें करिए। ठीक है, आई होप ये अब आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। बाकी अगर अभी आपको जितना इंटीग्रेशन आपके पास में गिवन है, मैंने जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी हमारे पास 11th में इतना काम नहीं आता, स्टैंडर्ड फॉर्मूले जैसे sin 2θ का आएगा आपके पास में, e⁻²x का आ गया फिजिक्स या केमिस्ट्री में, तो आपको उन्हें अप्लाई करना आना चाहिए। ठीक है, इसकी प्रॉब्लम करिए।